मतलब राज शासन हुआ करता था उस वक्त क्या होता था, जो राजा है वो कुछ मंत्रियों को अपॉइंटमेंट देते थे, और मंत्रियों को जो अपॉइंटमेंट दिया जाता था वो कौन सा बेसिस में दिया जाता था, उनका नॉलेज, उनका एक्सपीरियंस, उनका एक्सपर्टाइज, उनका एजुकेशन, उसके ऊपर दिया जाता था। और राजा क्या करते थे, जब भी कुछ प्रॉब्लम आता था या फिर कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव इंप्लीमेंटेशन होता था, वो क्या करते थे कि मंत्रियों को बताते थे कि आपका इसके ऊपर क्या राय है। तो उसको लेकर वो डिसीजन लेते थे कि हाँ ये इंप्लीमेंट होना चाहिए, अगर होना चाहिए तो किस तरह से होना चाहिए, ये हो रहा था। अभी अगर उड़ीसा में या फिर किसी भी स्टेट में हो या फिर देश में हो, अगर जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं वो एक्सपीरियंस्ड, एजुकेटेड, एक्सपर्ट्स लोगों को, ओके, जो मे बी यूपीएससी एग्जामिनेशन पास करके आते हैं या फिर ओपीएससी एग्जामिनेशन पास करके आते हैं, उनको कुछ जिम्मेदारी देते हैं कि हम कैसे शासन करवाएंगे जो लोगों के लिए भला होगा या फिर जो पब्लिक इन लार्ज के लिए अच्छा होगा, वो अब बताइए। और उसको कंसिडरेशन लेने के बाद वो अगर उसको इंप्लीमेंट करते हैं तो उसमें खराबी क्या है, अब बताइए ना, खराबी क्या है। अभी क्या आप गारंटी देंगे कि आप एजुकेटेड, एक्सपीरियंस्ड और एक्सपर्ट पीपुल को, ओके, मंत्री करके लाएंगे या फिर टिकट देंगे इलेक्शन लड़ने के लिए? ये तो कोई भी दल नहीं दे पा रहा है। इसीलिए तो मैं बोल रहा हूं कि इंडिया इज नॉट ए प्योर डेमोक्रेटिक कंट्री। यहां पे जो ऑफिसर्स होते हैं उनको बहुत लेवल में एग्जामिनेशन देकर, इंटरव्यू देकर सिलेक्ट किया जाता है, लेकिन जो उनके ऊपर काम करते हैं उनके लिए कोई बेसिक एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस नहीं है, कोई एक्सपीरियंस का क्राइटेरिया नहीं है। जो फाइनेंस मिनिस्टर बनता है उसके पास फाइनेंस का नॉलेज हो या नहीं हो, इकोनॉमिक्स का नॉलेज हो या नहीं हो, वो कोई मायने नहीं रखता है। जो एजुकेशन मिनिस्टर्स बनते हैं, सेंट्रल के बारे में मैं बता रहा हूं, बना गए थे या बनाते हैं, उनका एजुकेशन लाइन में क्या एक्सपीरियंस है, हाउ मच ही और सी इज एजुकेटेड, उसके ऊपर कोई गाइडलाइंस नहीं है, कोई क्राइटेरिया नहीं है। और कभी कभी ऐसा भी होता है जो ग्रेजुएशन भी पास नहीं है वो भी इलेक्शन लड़के आ जाते हैं मंत्री बनकर। अभी अगर उनको गाइड करने के लिए हम कोई ओएस या फिर आईएएस ऑफिसर को लगाते हैं तो उसमें गलती क्या है भाई? आप तो वैसे ही एक्सपीरियंस्ड और एजुकेटेड आदमी को नहीं लाते हो, तो अगर उसके ऊपर हम थोड़ा एक्सपीरियंस और तजुर्बा को डालते हैं तो उसमें गलती क्या है? अब बताइए। अभी मतलब अगर इंडिया को सही तरह से एक डेमोक्रेटिक कंट्री बनाना है तो मेरा जो गाइडलाइंस है इसको हम एक रिवॉल्यूशन के हिसाब से लेंगे, और इस चैनल के थ्रू में, ये चैनल को मैं आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं और मुझे आप सबका साथ चाहिए। आप लोग भी थोड़ा आगे आइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, सो दैट वी कैन मेक इट ए रिवॉल्यूशन। देश के डेवलपमेंट के लिए जागरूक भारत को आगे बढ़ाना है हमको। तो डेमोक्रेसी में क्या होना चाहिए? एक तो ये होना चाहिए कि हर कैंडिडेट को, जो इलेक्टोरल में जाना चाहता है, हर कैंडिडेट का एक मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन होना चाहिए, पॉइंट 1। पॉइंट 2, उनको लोगों के अंदर सोशिएटल काम का कुछ तजुर्बा रहना चाहिए। जैसे आप बताते हैं ना, हम अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट बनते हैं तो 3 साल का आर्टिकलशिप ट्रेनिंग लेंगे, अगर डॉक्टर बनना है तो मतलब हमको काम करना होगा, ओके, ह्यूमन बॉडी के ऊपर काम करना पड़ेगा, लैब में काम करना पड़ता है। इंजीनियर्स को भी वैसे लैब में काम करना पड़ता है, अप्रेंटिसशिप लेना पड़ता है काम सीखने के लिए। तो राजनीतिक दल जो है वो क्यों ना लोगों के अंदर जाकर, लोगों का भावनाओं को समझकर, लोगों के अंदर कुछ सोशिएटल और कुछ चैरिटेबल काम करे, कम से कम 1 साल 2 साल के लिए। वो तजुर्बा कंपल्सन क्यों ना किया जाए, एजुकेशन को कंपल्सन क्यों ना किया जाए। हर राजनीतिक दल को एक एम्पानलमेंट बनाना है, और जो वो एजुकेशनल क्राइटेरिया को पास करेगा, जिसके पास वो स्किल होगा और जो वो प्रैक्टिकल एक्सपोजर लेकर आएगा, वो एम्पानलमेंट के लिए राजनीतिक दल को, किसी भी राजनीतिक दल के लिए अप्लाई करेगा, उसका एम्पानलमेंट होगा, और उसके बाद उनमें से ही सिलेक्ट किया जाएगा कि वो इलेक्शन कौन सा एरिया में लड़ेगा, कौन सा सीट उसको दिया जाएगा। अगर वो बेसिक क्राइटेरिया कोई जस्टिफाई नहीं करता है तो उसको इलेक्शन लड़ने के लिए एलिजिबिलिटी ही ना मिले। अभी क्या होगा इसमें यह है कि एजुकेटेड पीपुल आएंगे, एक्सपीरियंस्ड पीपुल आएंगे। अभी अगर आप उनको कहेंगे कि हां आप राज्य चलाइए या फिर देश चलाए तो हमको कुछ दिक्कत नहीं है, लेकिन जब तक आप ये रिवोल्यूशनरी चेंज इंडियन डेमोक्रेसी में नहीं करते हैं तब तक अगर कोई
एजुकेटेड, एक्सपीरियंस्ड और एक्सपर्ट पीपुल का गाइडेंस लेकर कोई चीफ मिनिस्टर देश में या फिर राज्य, कोई चीफ मिनिस्टर राज्य में काम करता है, तो उसमें आपको दिक्कत क्या है? व्हाई यू आर ये इशू आप क्यों उठाते हैं? आपके पास तो मेजोरिटी है, आप कुछ कीजिए ना। सब राजनीतिक दल के साथ मिलकर डेमोक्रेसी का डेवलपमेंट के लिए आप काम कीजिए ना। जो 1950 से काम कर रहा है जो कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाई विल फॉलो दैट कॉन्स्टिट्यूशन ओनली? कुछ अमेंडमेंट लाइए, ये इलेक्शन में, ये राजनीति में कुछ सुधार लाइए जो आज के दिन में बहुत ही रिक्वायर्ड है। मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन, लोगों के साथ चैरिटेबल काम करना या फिर सोसाइटल काम करने का एक्सपीरियंस, तजुर्बा, और जो मंत्री बनेगा, जो फाइनेंस मिनिस्टर बनेगा, उसके पास इकोनॉमिक्स और फाइनेंस का एक्सपीरियंस होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए, एजुकेशन होना चाहिए। जो होम मिनिस्टर बनेगा, उसके पास एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स होना चाहिए, पॉलिटिकल स्किल्स होना चाहिए, वो नॉलेज भी रहना चाहिए उसको। ये सब चीज में सुधार लाने की बजाय अगर कोई एक इंटेलेक्चुअल की हेल्प लेकर राज्य को चलाता है, आप बार बार उसको क्रिटिसाइज करते हैं। क्या हक है आपको क्रिटिसाइज करने की? तो वो एक इश्यू है, डेमोक्रेसी वाला जो इश्यू है, अभी